जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। अब तक की इतिहास की सीरीज़ के अंतर्गत, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं किस तरह से यूरोपीय कंपनियां, चाहे वो फ्रांसीसी कंपनियां हो, डच कंपनियां हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो या पुर्तगाली हो, भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लेते हैं और किस तरह से उनके बीच में एक संघर्ष सा बन जाता है भारत के अंदर फैक्ट्री स्थापित करके व्यापार करने के लिए। इसी समय के दौरान हमने ये भी जाना कि जो केंद्र शक्ति है भारत की, यानी मुगल सम्राट, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं और जो मुगल सम्राट के अधीन आने वाली जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जैसे कि बंगाल हो जाए, अवध हो जाए, हैदराबाद के निज़ाम हो जाएं, राजपूत हो जाएं या जाट हो जाएं, सिख हो जाएं और भी बहुत सारी शक्तियां, कर्नाटक था, कैसे अपने आप को मुगल सल्तनत से अलग कर लेती हैं, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेती हैं। तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम नवीन राज्यों का उदय पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारा सबसे पहला राज्य हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि शाह शुजा, जो कि बंगाल का दीवान था, उससे अंग्रेजों को फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिल जाती है बंगाल के अंदर 1651 में, यानी बंगाल में अंग्रेज 1651 से आए। 1707 ईस्वी में सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी मिल जाती है अजीमुस शान से, जो कि अगेन बंगाल का दीवान था। और फर्रुखसियर अंग्रेजों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, फर्रुखसियर कौन है? फर्रुखसियर दिल्ली का मुगल सम्राट। फर्रुखसियर बंगाल में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में व्यापार करने की छूट दे देता है। इसके बाद बंगाल में आता है मुर्शीद कुली खां, जो एक इम्पोर्टेंट बंगाल का नवाब रहा। पहले ये दीवान था। मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 तक ये बंगाल का नवाब था, लेकिन नवाब बनने से पहले इसको दीवान बनाया था औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया था। बाद में इसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और 1713 में खुद को नवाब घोषित कर लिया, एक स्वतंत्र राज्य बनाया और उसकी कैपिटल, यानी बंगाल की कैपिटल रखी मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी वो मुर्शीद कुली खां ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट रहे मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाबों की लिस्ट में। नए भू राजस्व की व्यवस्था की शुरुआत करी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुर्शीद कुली खां ने नए भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करी। जो जागीर भूमि होती थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। दोनों शब्द आप याद रखेंगे, जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया और इजारा व्यवस्था की शुरुआत करी। इजारा व्यवस्था की शुरुआत मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में करी थी। इजारा व्यवस्था क्या होती है? तो ठेके पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था। ठेके पर मतलब कि एक साथ ही पूरी जमीन का ठेके पर भू राजस्व ले लिया कि लगभग लगभग इतना होगा तो आप इतना पैसा मुझे हर साल देंगे। इसे कहते हैं ठेके पर काम करना। आपको पता होगा मजदूरी पर ठेके पर काम करना। तो ठेके पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं, वो बंगाल में मुर्शीद कुली खां ने शुरू करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो गरीब खेतीहार थे, जो इजारा व्यवस्था से भू राजस्व नहीं दे पाते थे या खेती करने में असमर्थ थे, उनको ऋण भी दिया जाता था। मुर्शीद कुली खां के द्वारा उसे कहा जाता था तकावी ऋण कहा जाता था। और तकावी ऋण जो है हिंदू मुसलमान को समान रूप से दिया जाता था और हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते थे मुर्शीद कुली खां के रेन के दौरान, के शासन के दौरान। उसके बाद बंगाल का नया शासक आता है जिसका नाम है सुजाउद्दीन, 1727 से 1739। ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, आपको नाम भी याद रखना जरूरी नहीं है। सुजाउद्दीन के बाद आते हैं सरफराज खान, जिन्होंने अपने आप को आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि खुद को ये उपाधि दी थी। तो बस ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सरफराज खान ने 1739 से 1740 केवल 1 साल तक शासन किया। खुद को आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि खुद को ही प्रदान करी थी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जस्ट फॉर ए मिनट। उसके बाद आता है अलीवर्दी खान। देखिए यहाँ पे अलीवर्दी खान ने क्या किया? अलीवर्दी खान ने 1740 से 1756 तक शासन किया, 1740 से 1756 तक। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अलीवर्दी खान का शासक, इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना लिया। एक बार 2 करोड़ रुपए दे दिए और ये करवा लिया कि अब जो भैया मैं ही रहूंगा यहाँ का शासक, यहाँ का नवाब। मराठों ने अलीवर्दी खान को काफ़ी परेशान किया। अलीवर्दी खान से काफ़ी झड़प हुई मराठों की, विशेष रूप से उड़ीसा वाले क्षेत्र में। देखिए जब यहाँ पे मैं बंगाल बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बंगाल का मतलब बंगाल, पश्चिमी बंगाल से, आज के बांग्लादेश से, देश से, उड़ीसा के हिस्से से, झारखंड के हिस्से से और बिहार के हिस्से से संबंध है बंगाल का। तो बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र था उस समय पे। आप मैप में देखिए, एंशियंट हिस्ट्री का मैप अगर आपके पास है तो ढूंढकर उसे देखिए। बंगाल का मतलब केवल पश्चिमी बंगाल से नहीं है, उसमें उड़ीसा भी सम्मिलित है। तो मराठों से जब अलीवर्दी खां की झड़प हो रही थी तो अलीवर्दी खां ने मराठों से संधि कर ली। और मराठों से संधि करने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का जो राज्य था, उड़ीसा प्रांत था बंगाल
बंगाल के अंतर्गत उड़ीसा प्रांत जो है वो अलीवर्दी खान ने मराठों को दे दिया। इसके साथ ही 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने का काम, चौथ भी मराठों को दी जाती थी। चौथ क्या होती है, जब हम मराठों को पढ़ेंगे तो ये चौथ एक टैक्स लेने की व्यवस्था थी मराठों की, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे आप याद रखना है, मराठों के साथ अलीवर्दी खान ने संधि करी 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ और उड़ीसा प्रांत देकर। यूरोपीय लोगों को अलीवर्दी खां कहता था मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता ये है कि मतलब अपने फायदे के लिए, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में से खतरा तो होता है लेकिन फायदे के लिए शहद भी मिलता है, तो अंग्रेजों का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है जैसे मधुमक्खी को का इस्तेमाल छत्ते छत्ते से शहद निकालने के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि अलीवर्दी खां जो है एक दूरदर्शी शासक नहीं था। फिर आता है सिराजुद्दौला, 1756 से 1756, मतलब 1 साल तक इन्होंने शासन किया। सिराजुद्दौला, इनके 3 दुश्मन थे, 1756 से लेके 1757 होगा, ठीक है। तारीख आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिराजुद्दौला याद रखिए। इसके 3 दुश्मन थे, कौन? शौकत जंग जो कि पूर्णिया का नवाब था, घसीटी बेगम जो खुद इसकी मौसी थी, और अंग्रेज। तीनों से ही इसके संबंध अच्छे नहीं थे। शौकत जंग को पूर्णिया का जो नवाब था उसको मनिहारी का युद्ध करके 1756 में सिराजुद्दौला ने उसको हरा दिया, मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को। और उसी समय पे जब सिराजुद्दौला शासन कर रहा था तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है, 7 साल का युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, यूरोप में छिड़ जाता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। क्योंकि वहां पे अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था और भारत में अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों दोनों की ही फैक्ट्रियां थी, दोनों के ही गोदाम थे, तो उन गोदामों को फोर्टिफिकेशन का काम शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, अंग्रेजों की फैक्ट्री, अंग्रेजों का गोदाम कहाँ पे था? बंगाल में, कलकत्ता में था, और फ्रांसीसियों का गोदाम था चंद्रनगर में। अंग्रेजों का गोदाम था कलकत्ता में, फ्रांसीसियों का गोदाम था चंद्रनगर में। क्योंकि दोनों के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ चुका था, तो भारत में भी यह युद्ध छिड़ने की संभावना थी एक दूसरे का, क्योंकि कंपटीशन था। तो क्या करते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, अपनी अपनी कोठियों का फोर्टिफिकेशन यानी दुर्गीकरण शुरू कर देते हैं। नवाब जो कि सिराजुद्दौला है मना करता है कि भाई ये फोर्टिफिकेशन मत कीजिए, तो फ्रांसीसी तो इस बात को मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है इस बात को नहीं मानते हैं। जब अंग्रेज इस बात को नहीं मानते हैं तो 4 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर कासिम बाजार पर आक्रमण कर देता है और जीत भी जाता है। यानी कासिम बाजार पर 1756 में आक्रमण किया सिराजुद्दौला ने, अंग्रेजों को हराया और जीत दर्ज कर ली। उसके बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, जो कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा किला था कलकत्ता के अंदर, फोर्ट विलियम पर नवाब का अधिकार हो जाता है। यानी कासिम बाजार पर आक्रमण किया, अंग्रेजों को हराया, फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, अंग्रेजों को हराया, और अंग्रेज जो है फोर्ट विलियम को छोड़कर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है फुल्टा द्वीप पर भाग जाते हैं। वहां पर नवाब नहीं पहुंच पाता है क्योंकि नवाब के पास नेवी की सुविधा नहीं थी, यानी जल में सेना की जल में लड़ाई लड़ने की, पानी में सेना की व्यवस्था उसके पास नहीं थी। इसलिए अंग्रेज सारे के सारे फुल्टा द्वीप पर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि फुल्टा द्वीप पर जब अंग्रेज जाते हैं तो वहां पर महामारी फैल जाती है और बहुत सारे अंग्रेज फुल्टा द्वीप पर ही मारे जाते हैं। उस समय अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका गवर्नर होता था ड्रैक। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैक होल की घटना भी घटती है, जिसके बारे में किसने बताया है? J.Z. हालवेक, एक अंग्रेज अधिकारी J.Z. हालवेक इस घटना के बारे में विवरण देते हैं। ब्लैक होल की त्रासदी या ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। जो नवाब है सिराजुद्दौला, वो 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है रात में, और अगले दिन सुबह तक केवल 23 अंग्रेज ही बचते हैं, बाकी सारे के सारे अंग्रेज मारे जाते हैं। और बचने वालों में J.Z. हालवेक भी सम्मिलित था, इसलिए उसने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है। ब्लैक होल की घटना यानी काल कोठरी में अंग्रेजों को बंद करने की घटना नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। आई होप आपको जानकारी वीडियो में जो दी जा रही है पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, अगले नवाबों को जानते हैं। यहाँ पे देखिए, उसके बाद एक प्लासी का युद्ध किस तरह से हुआ, प्लासी का युद्ध में क्या क्या हुआ, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो मैंने आपको बताया है। चलिए नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ। प्लासी का युद्ध इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक सिराजुद्दौला जो है, जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, उसकी सेना में एक अधिकारी था मानिक चंद। और मानिक चंद को जो क्लाइव है, देखिए जब ये सारे अंग्रेज फुल्टा पर चले जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर, तो दूसरा क्लाइव आता है, दूसरा गवर्नर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसका नाम है क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव मानिक चंद को अपनी पार्टी में मिला लेता है, उसको थोड़ी रिश्वत देता है, अपने साथ कर लेता है। मानिक चंद नवाब को धोखा देता है और क्लाइव जो है कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लेता है। ठीक है, जब कलकत्ता पर क्लाइव का पुनः कब्जा हो जाता है तो अलीनगर की संधि होती है। किस किसके बीच में? अलीनगर की संधि होती है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, यानी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अलीनगर की संधि में क्या डिसाइड किया जाता है? इंपॉर्टेंट है अलीनगर की संधि।
अंग्रेजों को उनके क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः कंपनी को मिल जाते हैं। जो जो क्षेत्राधिकार छीना गया था, जो अधिकार छीने गए थे, वो कंपनी को वापस मिल जाते हैं। जो किलों का फोर्टिफिकेशन करने की बात की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो करने की उन्हें अनुमति मिल जाती है। साथ ही सिक्के ढालने की भी अनुमति मिल जाती है, यानी अपने सिक्के ढालने की अनुमति भी अंग्रेजों को मिल जाती है श्रीनगर की संधि के द्वारा। जब सिक्के ढालने की अनुमति मिल जाती है तो 18 अगस्त 1757 को, मैं बार बार बता रहा हूँ, तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी पहली टकसाल स्थापित की। टकसाल जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को सिक्के ढालने की परमिशन मिल चुकी है, किलों के फोर्टिफिकेशन की, दुर्गीकरण की परमिशन भी मिल चुकी है। तो कलकत्ता में टकसाल स्थापित की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। 13 मार्च 1757 को क्लाइव का चंदननगर पर कब्जा हो जाता है। चंदननगर क्या है मैंने बताया, बंगाल में फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री है उसका नाम है चंदरनगर। चंदरनगर फ्रांसीसियों की थी, क्योंकि 6 वर्षीय युद्ध चल रहा था तो क्लाइव जो है चंदरनगर पर भी कब्जा कर लेता है, फ्रांसीसी गोदाम पर, फ्रांसीसी फैक्ट्री पर। जब चंदरनगर पर क्लाइव कब्जा कर लेता है तो नवाब बोलता है कि भाई ये तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन हो गया, अलीनगर की संधि का उल्लंघन है, अलीनगर की संधि का उल्लंघन है चंदरनगर पर अंग्रेजों का कब्जा। इससे दोनों के बीच में फिर से संबंध, क्लाइव और नवाब के बीच में संबंध बिगड़ जाते हैं और प्लासी का युद्ध हो जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, जो भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। नवाब सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध होता है। इसमें फ्रांसीसी जो होते हैं वो नवाब का साथ देते हैं। अंग्रेज वर्सेस नवाब एंड फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। इसमें जो नवाब का प्रधान सेनापति होता है मीर जाफर, वो अगेन अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करता है। देखिए, मानिकचंद ने पहले षड्यंत्र किया, क्लाइव ने पहले मानिकचंद के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, तब कलकत्ता पर कब्जा करा, अलीनगर की संधि हुई। अब नवाब के साथ कौन मिल गया है? मिल गया मीर जाफर। मीर जाफर कौन है? तो मीर जाफर नवाब का प्रधान सेनापति है, ठीक है। ये क्लाइव के साथ मिलता है, नवाब को धोखा देता है और इसके कारण नवाब की इस युद्ध में हार हो जाती है। और फिर मीर जाफर का जो पुत्र होता है मीरन, वो नवाब की हत्या कर देता है, ठीक है, नवाब मारा जाता है। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिल जाती है। 24 परगना एक स्थान है बंगाल के अंदर, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट आपको भी पता होगा, वहाँ की जमींदारी मिल जाती है अंग्रेजों को। इसके साथ ही क्लाइव को 2,34,000 रुपये की भेंट भी दी जाती है और उनकी सेना के लिए, नौसेना के लिए 50 लाख रुपए की भेंट भी दी जाती है लॉर्ड क्लाइव को। किसके द्वारा? कौन देगा? मीर जाफर। तो मीर जाफर ने क्योंकि नवाब को धोखा दिया था, तो मीर जाफर को ही अंग्रेज क्या है बना देते हैं बंगाल का नवाब। 1757 से 1760 तक ही रहता है और इसको क्लाइव का गधा के नाम से उसके जो अधिकारी थे और साथी थे वो इसको क्लाइव का गधा के नाम से भी पहचानते थे। मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात हो जाता है। इसी यहीं से अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात कहाँ से होता है? तो यहीं से होता है जब वो मीर जाफर को नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करने पर समझा लेते हैं, मना लेते हैं। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है 1760 ईस्वी में। तो इंग्लैंड वापस चला जाता है लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का शासक कौन है? तो बंगाल का शासक इस समय पे है मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। चलिए इससे आगे की घटना को हम समझते हैं। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम। और मीर कासिम जो है दूसरा सबसे योग्य नवाब रहा बंगाल का। 1760 से 1763 तक मीर कासिम का शासन रहा। सबसे योग्य जो सबसे पहला था अलीवर्दी खां, मैंने आपको बताया अलीवर्दी खां सबसे योग्य था बंगाल के नवाबों में। दूसरे नंबर पे मीर कासिम को कह सकते हैं। इसने क्या किया? इसने देखा कि मुर्शिदाबाद अंग्रेजों की जो क्षेत्र है कलकत्ता, जहाँ पे उनका फोर्ट विलियम फोर्ट है, उसके काफ़ी पास में है, अंग्रेजों से झड़प होती रहती है और अंग्रेज षड्यंत्र करते रहते हैं। इसलिए मुर्शिदाबाद से इसने अपनी कैपिटल को पहले मुंगेर में ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी था बेनिस्टार्ट से उसने राम नारायण को अपने पास बुलाया। मतलब राम नारायण कौन था? राम नारायण को क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था। तो ये बेनिस्टार्ट से राम नारायण को अपने कब्जे में ले लेता है और उसकी हत्या कर देता है। राम नारायण थे कौन? तो राम नारायण बिहार के उप सूबेदार थे जिसको क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था। उसकी हत्या कर देता है कौन? मीर कासिम, जो कि बंगाल का समय नवाब है। इसके अलावा वो एलिस को भी पराजित कर देता है। एलिस को पराजित कर देता है मीर कासिम। एलिस कौन है? पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख, यानी पटना में जो अंग्रेजों की फैक्ट्री है उसका जो हेड होता है एलिस, उसको भी मीर कासिम
पराजित कर देता है। उसके मीर कासिम के बाद क्या होता है, जब ये पटना की घटना हो जाती है, पटना में अंग्रेजों के खिलाफ एक झड़प होती है मीर कासिम की, तो अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को पद से हटा देते हैं और मीर जाफर को घोषित कर देते हैं बंगाल का नवाब 1763 से 1765। पटना की घटना के कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके अलावा जब मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब, तो मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेजों को सभी करों से मुक्त कर दिया, केवल 2.5% नमक के कर को छोड़कर। 2.5% नमक कर देना है, बाकी कोई भी कर नहीं देना है, ये मीर जाफर ने नवाब बनते ही डिक्लेयर कर दिया। और जैसा कि यहाँ पे मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी थी, तो इसी घोषणा का फलस्वरूप होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध राज्य के बारे में, अवध प्रांत के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। और दिल्ली के उस समय के सम्राट शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम जो है वो बिहार से अवध जाता है और वहाँ पे उनकी मुलाकात, अवध के उस समय जो नवाब थे वो थे शुजाउद्दौला, और वहीं पर मीर कासिम की मुलाकात दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी होती है। और इन तीनों की सम्मिलित सेना का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ। और उस समय पे अंग्रेजों का जो गवर्नर था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम की सेना का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों को लीड कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो इस युद्ध में जीत जाते हैं। बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया और इस जीत के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रभुसत्ता है, जो वर्चस्व है, वो इसी युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 इंपोर्टेंट डेट है, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद जो है एक इनका जो मीर जाफर का जो पुत्र है नजमुद्दौला को अंग्रेज बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। उसकी उम्र कम थी, बचपन में ही उसका नवाब बना दिया गया और सारे के सारे अधिकार जो है अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। इसके पास कोई अधिकार नहीं छोड़ते हैं, सारे के सारे अधिकार अंग्रेज अपने पास ले लेते हैं। इसके साथ ही लॉर्ड क्लाइव जो 1760 में वापस चला गया था ब्रिटेन, वो ब्रिटेन से वापस ब्रिटिश गवर्नर बन के वापस आता है और इलाहाबाद की संधि करता है। किसके साथ? अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि करता है और दिल्ली के सम्राट के साथ भी इलाहाबाद की संधि करता है। यानी इलाहाबाद में लॉर्ड क्लाइव पुनः आने के बाद लॉर्ड क्लाइव इलाहाबाद में 2 संधियां करता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तो इलाहाबाद की संधियां, जो 2 संधियां हुई, उन संधियों के बारे में हम अपने वीडियो के अगले भाग में, जब हम अवध प्रांत के बारे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में पढ़ेंगे, तब इन दोनों संधियों से ही उस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं इसी क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी वीडियो अवध प्रांत के बारे में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।